वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से व्यक्तिगत प्रतिरूप की, जिसके अंतर्गत हमने व्यक्तिगत प्रतिरूप को भी समझा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई या मोटाई को भी जाना था। तो जो लास्ट क्लास में हमने दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की मोटाई की बात की थी, दीप्त और अदीप्त की फ्रिंजों की मोटाई आपस में बराबर हमें प्राप्त हुई थी, और जिसका मान कितना था भाई, उसका मान था लैम्डा कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी। ओके, इसी बीच हमने एक सूत्र और भी देखा था कि कोई भी फ्रिंज बनती है वो केंद्र बिंदु से कितनी दूरी पे बनती है, वाई जिसको हमने बोला था, उसका मान था डेल एक्स कैपिटल डी बटे में स्मॉल डी, ऐसा कुछ मान था। ठीक है जी। अभी आज अपने क्या करने वाले हैं, ये जो व्यक्तिगत फ्रिंजों की चौड़ाई या मोटाई हमें प्राप्त हुई है, यह चौड़ाई किन किन राशियों पे डिपेंड करती है, उसकी आज अपने सबसे पहले बात करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसके फॉर्मूले में 3 राशियां हैं, एक तो लैम्डा है, एक कैपिटल डी है और एक स्मॉल डी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अपनी निर्भरता की यदि बात करें तो पहली निर्भरता तो ये हो जाएगी कि जो बीटा का मान होता है वो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास जो भी सिंगल स्लिट था, प्रकाश का आपतन हमने डबल स्लिट पे करवाया, आगे पर्दा था और यहाँ पे फ्रिंज बनी थी। और हमने ये भी बात की थी कि जो फ्रिंजें बनती है वो चमकीली भी बनती हैं और काली भी बनती है। तो यहाँ पे जो भी प्रकाश किरण का आपतन करवाया जाता है, ये प्रकाश किरण एक वर्णी होती है, यानी कि एक ही कलर की होगी, या तो वो रेड कलर की होगी या फिर वो ऑरेंज की होगी, ब्लू की होगी, यानी कि कोई भी एक वर्णी प्रकाश यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे जो चमकीली फ्रिंजें बनती है ना, वो इसी वर्ण यानी कि कलर की फ्रिंजें बनती हैं। मान लो आपने लाल प्रकाश का आपतन करवाया तो यहाँ पे काली फ्रिंजें बनेंगी, वो तो डार्क होंगी, ब्लैक होंगी। यहाँ पे जो चमकीली फ्रिंजें बनेंगी ना, वो लाल कलर की ही होंगी। यदि आप यहाँ से बैंगनी प्रकाश का आपतन करवाते हो तो यहाँ पे चमकीली फ्रिंजें वो बैंगनी कलर की बनेंगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फ्रिंज की मोटाई बनती है ना, वो या आपतित होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। मतलब कि आप एक तो लाल प्रकाश किरण का आपतन करवाओ और एक बैंगनी रंग प्रकाश किरण का आपतन करवा लीजिए, तो जो लाल रंग की प्रकाश किरण होती है उसकी तरंग दैर्ध्य का मान बैंगनी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है। विबग्योर के हिसाब से आप इसको समझ सकते हो, रेड प्रकाश की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है, वोयलेट की होती है। और जब आप वोयलेट से रेड की ओर जाओगे तो लगातार वेवलेंथ के मान में वृद्धि होगी, तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो फिर लाल प्रकाश की वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसा प्रतिरूप हमें देखने को मिलेगा, जैसे ये 2 पर्दे हो गए, बारी बारी से मैं एक बार इस पर्दे पे यहाँ पे रेड प्रकाश किरण का आपतन करवाऊंगा और अगली बार इसमें वोयलेट का आपतन करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैंगनी प्रकाश का आपतन करवाता हूँ। मान लो ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका वो, तो बैंगनी कलर के लिए फ्रिंजें जो बनेंगी इस प्रकार की बनेंगी, एक निश्चित मोटाई की। सपोज दैट बैंगनी कलर के लिए ऐसी फ्रिंजें बन रही हैं। तो यहाँ बैंगनी की बजाय यदि लाल प्रकाश का आपतन आप करवा दोगे तो फ्रिंजों की जो मोटाई है बीटा वो बढ़ जाएगी, यानी कि फिर वो मान ऐसे निकलेगा। जिसको आप आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ फ्रिंजों की मोटाई ज़्यादा है और यहाँ फ्रिंजों की मोटाई कम है। तो यदि बैंगनी प्रतिरूप कुछ इस प्रकार से बनता है तो लाल प्रकाश किरण के लिए प्रतिरूप इस प्रकार से बनेगा, यानी कि वेवलेंथ यदि आपने आपतित प्रकाश की बढ़ा दी तो फ्रिंजों की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट कि लैम्डा का मान बढ़ाने पर, यानी कि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाने पर बनने वाली फ्रिंजों की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। ओके, सेकेंड डिपेंडेंसी होगी कैपिटल डी के ऊपर। यहाँ पे कैपिटल डी क्या होता है बच्चों, कैपिटल डी स्लिटों और पर्दे के बीच की दूरी होती है। कैपिटल डी क्या होगा, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होगा। तो सेकेंड डिपेंडेंसी ये होगी कि जो भी बीटा का मान होता है वो कैपिटल डी के समानुपाती होता है। इसको आप कैसे समझोगे, इसको आप कुछ ऐसे मान लो,
जैसे कि यहाँ पे वो सलिट था, मैं केवल एक ही सलिट को लेकर समझाता हूँ, बेटर समझ में आएगा। मान लो ये दीवार है, दीवार में ये विंडो है, प्रकाश इधर से आ रहा है, तो प्रकाश है वो इस प्रकार से फैलेगा। मान लो ये एक फ्रिंज का निर्माण करता है, इतनी बड़ी को एक फ्रिंज मान लो, मैंने पर्दे को यहाँ पे रख दिया, तो जो फ्रिंज की मोटाई होगी वो यहाँ से लेके यहाँ इतनी होगी। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, कैपिटल डी है, सलिट और पर्दे के बीच की दूरी। यदि मैं यहाँ थोड़ी दूरी पे पर्दा रख देता हूँ तो बच्चों फ्रिंज की मोटाई है वो इतनी बड़ी हो जाएगी, फ्रिंज की मोटाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कैपिटल डी के मान को बढ़ा दिया है, सलिट और पर्दे के बीच की दूरी को हमने बढ़ा दिया है। तो जैसे ही आप सलिट और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ाते हो तो यहाँ पे जो सलिट बनती है, फ्रिंज बनती है, उसकी जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। तो यदि पर्दा जितना ज़्यादा नज़दीक होगा सलिट के, फ्रिंज की मोटाई उतनी ही कम रहेगी, और पर्दा जितनी ज़्यादा दूरी पे होगा सलिट से, फ्रिंज की मोटाई उतनी ही ज़्यादा होगी। और ऐसा एग्जाम्पल आप अपने लोग घरों में देखते हो कि विंडो से जो भी प्रकाश आता है वो विंडो के पास तो कम मोटाई का होता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रकाश भी अधिक दूरी में फैलता जाएगा। यानी कि कैपिटल डी बढ़ने के साथ साथ बीटा के मान में वृद्धि होती है। अब तीसरी डिपेंडेंसी क्या आती है, स्मॉल डी पे आती है। स्मॉल डी पे किस प्रकार आएगी, जैसे अपने पास बीटा का मान है तो स्मॉल डी के ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। स्मॉल डी यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल डी यहाँ पे दो सलिटों के बीच की दूरी होगी। यहाँ पे आप सलिट S1 लेते हो, S2 लेते हो, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कैपिटल डी होगी। ये डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी बीटा का मान उतना ही कम होगा। यानी कि डी का मान बढ़ाने पर बीटा के मान में कमी आती है, या यूँ समझ लो डी का मान कम करने पर बीटा के मान में वृद्धि हो जाती है। सो ये है अपने पास बीटा की डिपेंडेंसी किस पे, लैम्डा पे, कैपिटल डी पे और साथ में स्मॉल डी पे। अब यहाँ पे चौथी मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी जिसकी अपने अभी बात करेंगे, अपने ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसके अंतर्गत हमने यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रिजोल्व किया था, फाइंड आउट किया था, व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त की थी, वो एक्सपेरिमेंट यदि निर्वात की अपेक्षा किसी माध्यम में किया जाए, जैसे यूँ मान लो जल में हो या फिर किसी अन्य माध्यम में हो, बस निर्वात नहीं होना चाहिए, तो बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब बीटा के ऊपर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपने लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं सबसे पहले कि मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और ये गति करती है निर्वात में। निर्वात की बजाय यदि इसी वेवलेंथ, इसी तरंग को आप किसी अन्य माध्यम में गति करवाते हो और माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया आपने n, तो बच्चों इस प्रकाश किरण की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बटे n निकल जाती है। सीधा सा आप याद रखोगे कि n अपवर्तनांक के माध्यम में आप किसी भी प्रकाश किरण को संचरित करवाते हो तो उस प्रकाश किरण की वेवलेंथ लैम्डा बटे n हो जाती है। और इस बात को आप अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ध्यान में रखोगे। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई एक प्रकाश तरंग है, उसकी वेवलेंथ है वो 3250 एंगस्ट्रॉम है और उसको 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में संचरित करवाया जाए तो वेवलेंथ का मान बताइए। तो वेवलेंथ में आप अपवर्तनांक का भाग लगा दोगे तो उस माध्यम के अंदर आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। कहने का मतलब लैम्डा बटे n है वो n अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश किरण की वेवलेंथ प्राप्त होती है। तो अपने सपोज दैट कि एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n है, इसके अंदर हमने वो पूरा का पूरा सिस्टम सेट किया, यहाँ पे पर्दा, यहाँ पे इस प्रकार से फ्रिंजें बनी, तो यहाँ से जो भी प्रकाश किरण आ रही थी निर्वात में उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो माध्यम n अपवर्तनांक का यूज करने पर कितनी वेवलेंथ बन जाएगी, लैम्डा बटे n, यानी कि जो नई वेवलेंथ नई जो बीटा का मान बनेगा उसको मैं बीटा डैश बोल दूं, तो लैम्डा के स्थान पे आप क्या लिखोगे, n अपवर्तनांक यूज करने पर इसकी वेवलेंथ लैम्डा बटे n हो जाएगी। तो ये लैम्डा बटे n होगा, कैपिटल D बटे D, और यहाँ पे बीटा डैश लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d, ये तो मान किसका था, ये मान बीटा का मिलता है हमें निर्वात के अंदर, और n यहाँ पे अपवर्तनांक आता है। कहने का मतलब यदि आप अपवर्तनांक n यूज कर लेते हो, यानी कि n अपवर्तनांक का माध्यम काम में ले लेते हो, तो जो बीटा का मान हमें प्राप्त होता है, यानी कि फ्रिंज चौड़ाई जो हमें प्राप्त होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या यूं कह लो निर्वात में प्राप्त मोटाई का 1 बटे अपवर्तनांक गुणा प्राप्त होती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पे 4 बातें निकल के आई है।
बीटा का मान लैम्डा के समानुपाती होगा, कैपिटल डी के समानुपाती होगा, जबकि स्मॉल डी यानी कि स्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती और अपवर्तनांक के भी व्युत्क्रमानुपाती, एक प्रकार से आप कह सकते हो। यानी कि निर्वात में जो बीटा बनेगा उसका 1/n गुना अपने को फाइनली माध्यम में मान प्राप्त हो जाता है। तो ये था चौड़ाई की निर्भरता, जो कि मोस्टली 4 राशियों पर डिपेंड करती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अपने बात करेंगे, जैसा हमने बोला था कि जो भी प्रकाश इसमें यूज होता है वो एक वर्णी होता है। यदि एक वर्णी प्रकाश की अपेक्षा अपने श्वेत प्रकाश काम में ले ले, व्हाइट प्रकाश काम में ले ले, तो क्या होगा, या यूँ समझ लो कि व्हाइट प्रकाश की क्या उपयोगिता है, क्यों व्हाइट प्रकाश काम में लेते हैं, आइए उसको जानते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी व्यतिकरण प्रतिरूप पर श्वेत प्रकाश का प्रभाव। क्या होगा? अपने पास जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वो कुछ इस प्रकार से है। ये मैं सेंटर पॉइंट O मान लूँ, तो यहाँ पे ये फ्रिंजें बनेंगी इस प्रकार से, डार्क और लाइट यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनेंगी। इसी प्रकार सेंटर पॉइंट के नीचे भी फ्रिंजें इस प्रकार से बननी है, समान मोटाई की बनेंगी। तो यहाँ पे जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये तो आपको काली फ्रिंज नज़र आ रही है, डार्क वाली, इसके बीच में चमकीली फ्रिंजें हैं। चमकीली फ्रिंजों का कलर वही होता है जिस कलर का यहाँ पे प्रकाश है वो आपतित हुआ था। यदि रेड प्रकाश आपतित करवा दे तो चमकीली फ्रिंजें वो रेड कलर की बनेंगी, वॉयलेट का करवा दे तो वॉयलेट कलर की फ्रिंजें बन जाएंगी। ठीक है जी। तो यदि हम इन फ्रिंजों को गौर से देखें तो ये अल्टरनेट हैं, क्रमागत हैं, डार्क लाइट, यानी कि मैं यहाँ पे रेड प्रकाश मानता हूँ, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, इस प्रकार से लगातार फ्रिंजें बनती जाएंगी। जब इस प्रतिरूप को आप एक साथ देखोगे तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से सेंटर वाली फ्रिंज कौन सी है, केंद्रीय फ्रिंज कौन सी है। कौन सी फ्रिंज की बात कर रहे हैं अपने? केंद्रीय फ्रिंज की। केंद्रीय फ्रिंज यानी कि इस पर्दे की बिल्कुल बीच की फ्रिंज कौन सी है हम नहीं बता सकते, क्योंकि फ्रिंजें ऊपर भी बन रही है इस प्रकार, नीचे की ओर भी, और सारी समान मोटाई की हैं, सारी एक समान कलर की है। तो सेंटर फ्रिंज को फाइंड आउट करना नामुमकिन है, आप यूँ मान सकते हो, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जब आप एक वर्णी प्रकाश काम में लेते हो। तो यदि आप यहीं पे श्वेत प्रकाश काम में ले लोगे, कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, तो क्या होगा? श्वेत प्रकाश काम में लेने पर ये जो केंद्र वाली फ्रिंज होगी वो बच्चों श्वेत बनेगी। केंद्र के अलावा जितनी भी फ्रिंजें होंगी, डार्क फ्रिंजें हैं वो तो ब्लैक बननी है, लेकिन जो लाइट यानी कि चमकीली फ्रिंजें हैं वो श्वेत यानी कि केंद्र फ्रिंज से दूरी बढ़ने के साथ साथ विबग्योर के हिसाब से तैयार होती है। मतलब कि केंद्रीय फ्रिंज के पास में जो पहली चमकीली फ्रिंज बनेगी, फॉर एग्जांपल ये, वो रेड कलर की होगी, दूसरी चमकीली फ्रिंज ऑरेंज कलर की होगी, तीसरी येलो की, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज के नज़दीक की जो चमकीली फ्रिंज है वो रेड कलर की बनेगी, और सबसे दूरस्थ जो चमकीली फ्रिंज है वो वॉयलेट कलर की बनेगी। और ये सिस्टम यहाँ भी लागू रहेगा, यहाँ भी जो केंद्र के फ्रिंज के पास की चमकीली फ्रिंज होगी वो रेड कलर की होगी, और दूरस्थ चमकीली फ्रिंज है वो वॉयलेट कलर की हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि जब भी आप श्वेत प्रकाश काम में लेते हो तो केंद्रीय फ्रिंज का, सेंटर फ्रिंज का कलर कैसा होगा? श्वेत होगा। इसके अलावा पूरे प्रतिरूप में कहीं भी कोई श्वेत फ्रिंज नहीं बनती है। तो आप श्वेत प्रकाश उपयोग में क्यों लेते हो? क्योंकि श्वेत प्रकाश का उपयोग में लेने पर जो केंद्रीय फ्रिंज है वो श्वेत प्राप्त होती है, अर्थात उस श्वेत फ्रिंज के आधार पर आप ये कह सकते हो कि सेंटर फ्रिंज ये, अर्थात केंद्रीय फ्रिंज का पता लगाने के लिए ही श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है। किस लिए उपयोग करोगे श्वेत प्रकाश का? व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज का पता लगाने के लिए ही श्वेत प्रकाश का उपयोग होता है। तो ये था अपने पास श्वेत प्रकाश की महत्ता कि किस लिए अपने श्वेत प्रकाश काम में लेते हैं। अब अपने बात करेंगे व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए या व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होंगी, प्रकाश किरणें किस प्रकार से होनी चाहिए, उनके आधार पर व्यतिकरण किस प्रकार से बनेगा। तो अपने बात करने वाले हैं व्यतिकरण प्रतिरूप की आवश्यक शर्तें। अपने यदि आवश्यक शर्तों की बात कर लें, किसके लिए? व्यतिकरण प्रतिरूप के लिए। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, शर्तें भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है।
जैसे कि पहली शर्त तो ये हो गई कि जो भी प्रकाश आपतित होता है जिसके द्वारा फ्रिंजों का निर्माण होगा वो एक वर्णीय होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। दूसरी शर्त ये हो गई कि जिस भी स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है वो स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, जिसके लिए बैटरी ये होता है कि आप केवल एक ही प्रकाश स्रोत काम में ले लो, एक स्रोत स्वयं के सापेक्ष हमेशा कला संबद्ध होता है। अब यहाँ पे जो भी तरंगें इस प्रकार डबल स्लिट से निकल रही थी और अध्यारोपण बना रही थी, तो यहाँ पे जो तरंगें अध्यारोपित होती है व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती है उनके आयाम और कला कोण लगभग समान होने चाहिए। कैसे होनी चाहिए? लगभग यहाँ पे समान होने चाहिए। कौन कौन? एक तो आयाम हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कला कोण हो जाएगा। चौथी यदि मैं बात करूँ उसके शर्त की, तो यहाँ पे जो तरंगे हैं वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, अदरवाइज तो ये अध्यारोपित होंगी नहीं। तो प्रकाश तरंगे हैं वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए, संचरित होनी चाहिए। ओके। अन्य यदि आप बात करते हो पॉइंटों की, आवश्यक शर्तों की, तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो भी प्रकाश स्रोत हैं वो एक दूसरे के सन्निकट, बहुत निकट होने चाहिए ताकि फ्रिंज है वो थोड़ी बड़ी बने। कहने का मतलब ये जो स्लिट हैं ये थोड़ी नज़दीक होनी चाहिए ताकि यहाँ पे जो फ्रिंज की मोटाई आती है वो अधिक आए, क्योंकि हमने देखा था कि फ्रिंज की मोटाई है वो डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और फ्रिंज मोटाई को क्लियर देखने के लिए ज़रूरी होता है कि डी का मान बहुत कम हो। अतः ये जो स्लिट हैं जो कि आप यूँ कह सकते हो कि ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करती है, तो ये प्रकाश स्रोत यानी कि स्लिट है वो बहुत सन्निकट होने चाहिए ताकि फ्रिंज है वो क्लियर अधिक मोटाई की हमें प्राप्त हो सके। तो ये इसकी कुछ एक शर्तें थी व्यतिकरण प्रतिरूप की, और इसके साथ ही व्यतिकरण प्रतिरूप का टॉपिक कंप्लीट होता है। अपने कल बात करेंगे विवर्तन प्रतिरूप की। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।